तैयार हो चुका है हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा का नया शक्तिमान, जो लहरों के ऊपर पनपती साजिशों में सेंध लगाएगा, पाताल में दुश्मन के बारूदी चक्रव्यूह को भी आसानी से तोड़ देगा। यह है भारत का पानी के अंदर चलने वाला AUV यानी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, जिसे DRDO ने तैयार किया है। भारतीय सेना के लिए जमीन और आसमान के साथ साथ समुद्र की सुरक्षा भी बहुत अहम है और इसीलिए ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स तैयार किए जा रहे हैं। DRDO ने हाल ही में AUV का परीक्षण किया है और इसके सफल परीक्षण के बाद समुद्र की सुरक्षा और वहां की निगरानी बहुत अहम हो जाएगी, जिसे बहुत अच्छे तरीके से AUV संभाल सकेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय नौसेना अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने में जुटी है। इसी का नतीजा है कि हर बारीक से बारीक पहलू के लिए नए नए और ताकतवर हथियार और उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में है AUV। ये पानी के अंदर चलने वाला व्हीकल है जो अनमैन्ड है, यानी बिना किसी चालक के खुद ही चलेगा। जो AU है, इसको आपने बिल्कुल ठीक बोला है, इसको अनआर्म्ड ड्रोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ड्रोन जो है सरफेस के ऊपर उड़ता है और जो AUV है ये पानी के अंदर ऑपरेट करता है। देखिए, एक ये शोर टू शोर ये ऑपरेट कर सकता है और इसका फुल नाम होता है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। कहने का मतलब ये कि ये जो है सरफेस के नीचे, पानी के तह के नीचे ऑपरेट करता है। ये पूरी तरीके से रोबोटिक है, ये पूरी तरीके से सबमर्सिबल होता है और ये जो ऑपरेशन करता है वो अंडर वाटर ऑपरेशन करता है। इट डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस इनपुट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग से लगातार इसको फीडिंग की जरूरत नहीं होती। ये AI इनेबल्ड होता है, एक प्रोग्रामिंग के तहत ऑपरेट करता है। हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल पानी के अंदर खुद ही अपनी दिशा तय कर सकता है। कितनी गहराई तक जाना है इसका आकलन भी खुद ही कर सकता है। अब AUV समंदर के अंदर चुनौतियों से कैसे निपटेगा? समुद्री सुरक्षा के लिए ये नौसेना के लिए किन किन कामों में हाथ बटाएगा, ये भी जानना जरूरी है। DRDO ने जिस AUV को तैयार किया है वो नेवल सर्विलांस यानी कि समंदर की निगरानी करेगा, समुद्री खतरों का पता लगाएगा, पनडुब्बी रोधी अभियान यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसकी हिस्सेदारी होगी। वहीं समुद्री सर्वेक्षण में भी ये अपना योगदान देगा। अंडर वाटर जब ऑपरेट करता है तो इससे तमाम तरीके की फैसिलिटी जो उसको नेवी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, मैन्यूवरेबिलिटी चेक कर सकता है, ओशनोग्राफी का जो इनपुट होता है वो ऑब्टेन कर सकता है और तमाम तरीके के दुश्मन की जो सबमरीन है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, दुश्मन की जंगी बेड़े को डिटेक्ट कर सकता है। तो एक मल्टी फंक्शन इसका रोल है और ये देखिए दो मोड में चलता है, प्रोपेल्ड मोड में और नॉन प्रोपेल्ड मोड में। तो इसके जो जब नॉन प्रोपेल्ड मोड में चलता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है, जब प्रोपेल्ड मोड में जाता है तो ये मैन्यूवर करके किसी भी स्थिति में किसी भी लोकेशन में जा सकता है। भारतीय नौसेना की जरूरतों को देखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया गया है। परीक्षण के दौरान AUV को पानी की सतह और गहराई में चलाया गया। कई बार किए गए परीक्षणों में ये पाया गया कि AUV बिना किसी रुकावट से सही ढंग से काम कर रहा है। ट्रायल के दौरान इसके सोनार और कम्युनिकेशन सिस्टम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। AUV रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए फायदेमंद है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स लगे हैं, कटिंग एज कैमरा लगे हैं, रडार है और साथ ही इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी लगी है, जो कि इसे हर तरह की निगरानी और जासूसी के लिए उपयुक्त बनाता है।
एयू का जो सोनार सिस्टम है वो क्या करता है, वो जब पानी के सरफेस के नीचे जाता है तो सोनार सिस्टम ऑपरेट करता है, साउंड वेव जनरेट करता है, और जब ये साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वो बता देता है। तो एक बहुत इफेक्टिव मेजर है जिसको नेवी बहुत समय से इस्तेमाल कर रही है, और ये टाइम टेस्टेड प्रूवन सिस्टम है, इसीलिए एयूवी में सोनार सिस्टम को बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जब ये 3-4 के जोड़ी में डिप्लॉय किया जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्यूरेसी है, जो लोकेशन है, वो अच्छे से मिल जाता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कोई भी बॉडी जब पानी के नीचे चली जाती है तो उसका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि हम उसको लगातार उसके इनपुट को मॉनिटर कर सकें, उसको मैन्यूवर कर सकें, और जो हमसे इनपुट मिल रहा है वो बगैर किसी डिटेरिएशन के हो, किसी जो सिग्नल मिले वो उसमें एटेनुएशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एकॉस्टिक मॉडम और एकॉस्टिक पोजिशनिंग सिस्टम। इन सब की मदद से हम इसका कम्युनिकेशन को पुख्ता करते हैं। स्वदेशी एयूवी समंदर में लंबे समय तक काम करने में सक्षम है, साथ ही चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एक्टिव रहता है। स्वदेशी एयूवी की स्पीड 3 नॉट है, यानी 5.56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एक और खासियत ये है कि ये लगातार 3 घंटे तक समंदर में रह सकता है और जीपीएस सिस्टम के जरिए इससे संपर्क में भी रहा जा सकता है। भारत की समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, और जब किसी देश की समुद्री सीमा इतनी बड़ी हो तो सिर्फ लहरों के ऊपर से निगरानी करने से काम नहीं चलता। समंदर के अंदर से भी निगरानी बहुत जरूरी हो जाती है। लिहाजा सर्वेलांस बोट, वॉरशिप और पनडुब्बियों के साथ साथ छोटे महारथी को भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो समंदर के रास्ते पनपने वाली साजिश पर लगाम लगा सके। फिलहाल समुद्र की निगरानी के लिए हवाई जहाज या फिर समुद्री जहाजों का इस्तेमाल होता है। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल के लॉन्च होने के बाद नौसेना के साथ साथ कोस्ट गार्ड भी समुद्र की निगरानी और उसकी हिफाजत कर पाएंगे। भारत में बना एयूवी बेहद किफायती है, साथ ही बेहद अत्याधुनिक भी है। ये समंदर के अंदर लंबे समय तक खुद ब खुद निगरानी करेगा। इससे बड़े जहाजों, तकनीकों, यंत्रों और जवानों पर लगने वाले खर्च में भी कमी आएगी। आमतौर पर देखा गया है कि सबमरीन किनारे पर नहीं आती। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जहां पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर का खतरा रहता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे मिशन भी हैं जहां पर सबमरीन की जरूरत पड़ती है। तो उसी के विकल्प के तौर पर अब एयूवी काम करेंगे, यानी कि ऐसी जगह जहां पर सबमरीन नहीं आ सकती वहां एयूवी हिफाजत में पूरी तरह से अपना दम दिखाएगा। भारत की जरूरतों को देखते हुए एल&टी भी अंडर वाटर व्हीकल डेवलप कर रहा है। इनके नाम है माया, अमोघ और अदम्य। अदम्य की रफ्तार की बात अगर की जाए तो ये समंदर में 6 नॉट यानी कि करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अदम्य के पास 500 मीटर की गहराई में जाने की क्षमता है और ये समंदर में 8 घंटे तक आसानी से रह सकता है। अदम्य ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल हर तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से ये अपनी स्पीड मेंटेन कर सकता है। इसके डायमीटर को काफी कम रखा गया है। दरअसल डायमीटर कम रखने का फायदा ये है कि इसे आसानी से टॉर्पीडो ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये आपको सरफेस पे चाहिए तो वह अलग तरीके का इनपुट देता है। वो 300 मीटर से लेके 6000 मीटर तक नीचे सरफेस पानी में जाके ऑपरेट कर सकता है, और ये कई डायमेंशन के आते हैं जिसमें इसका जो लेंथ है 6 से 9 मीटर तक है, और इसमें किस तरीके का आप सिस्टम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। और जो इसकी स्पीड होती है वो 3 नॉट से लेके 8 नॉट
पर मिनट की होती है और ये 15 दिन तक अंडर वाटर ऑपरेट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कई कॉन्फ़िगरेशन के ये AUV हमारे पास हैं और जब ये हमें एक जोड़ी में या एक पर्टिकुलर डिजाइन के साथ जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो हमें दुश्मन के जो पनडुब्बी है उसका पूरा पूरा लोकेशन मिल जाता है। अमोघ अंडरवाटर व्हीकल को L&T ने इटली की कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है। अदम्य की तुलना में अमोघ थोड़ा बड़ा है, लिहाजा इसे टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च नहीं किया जा सकता। हालांकि अदम्य से ज्यादा समय तक पानी में रहने में सक्षम है। ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल अमोघ लगातार 22 घंटे तक समंदर में रहने में सक्षम है। साथ ही ये 1000 मीटर गहराई तक जाने की क्षमता रखता है। स्पीड की बात की जाए तो ये 5 नॉट यानी कि 9.26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अमोघ हर तरह से वाटर सर्विलांस से सक्षम है। इस AUV को अकाउस्टिक राउटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये कई सबमरीन के साथ डेटा ट्रांसफर करने में भी मददगार साबित होगा। जो रडार उसमें जो फिटेड होता है ये एक तरीके के साउंड को जनरेट करता है। अब जब साउंड वेव कन्वर्ट होती है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके वो ऑब्जेक्ट को हिट करके वापस आते हैं और ये जो साउंड का एमिशन होता है बेसिकली ट्रांसमिशन और रिसीवर पे डिपेंड करता है और फिर इस रिफ्लेक्टेड वेव जो साउंड वेव है उसको हम एनालाइज करते हैं। उससे हम दुश्मन के जो लोकेशन है जो सबमरीन की या जंगी बेड़े की उसको हम डिटेक्ट करते हैं। रेडियो एकॉस्टिक साउंडिंग सिस्टम एक रेडियो एक्टिव वेव को जनरेट करता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं जिसको रास बोलते हैं, रेडियो एकॉस्टिक साउंडिंग सिस्टम, और दूसरा होता है लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस। ये दोनों एकॉस्टिक डिवाइस को डिपेंडिंग अपॉन रोल इस्तेमाल किया जाता है और कहने का मतलब यह है कि ये जब दो जोड़ी में इस्तेमाल होता है या सिंगल यूज होता है तो एक बड़ा वर्सेटाइल सिस्टम होता है और एक नॉन पैसिव सिस्टम होने की वजह से इसका डिटेक्शन मुश्किल होता है। आज दुनिया के कई देश अंडरवाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का घोष शार्क और अमेरिका का मंत्रा रे नाम से अंडरवाटर ड्रोन काफी सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलिया का घोष शार्क लंबी दूरी तक टारगेट को निशाने पर ले सकता है। इसके अलावा ये समुद्र की निगरानी भी कर सकता है, कई सीक्रेट मिशन को अंजाम भी दे सकता है और साथ ही साथ कई खुफिया जानकारियां भी इकट्ठा कर सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन माना जाता है, जो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को आंखें दिखाता है। चीन के पास भी कई तरह के अंडरवाटर ड्रोन्स हैं। ऐसे में अमेरिका भी दुश्मन को मात देने के लिए ताकतवर ड्रोन्स तैयार कर रहा है जो अंडरवाटर काम कर सके। इन्हीं में से एक है मैंटा रे, बेहद खास है। मैंटा रे में कई तरह के पेलोड लगाकर इसे अलग अलग तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस है। मैंटा रे अंडरवाटर व्हीकल अपने हिसाब से समंदर के अंदर काफी ज्यादा गहराई में गोता लगा सकता है। एनर्जी कम होने पर हाइबरनेट हो जाएगा ताकि ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सके। हाइबरनेट का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को निष्क्रिय अवस्था में डालते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो जाती है और जब तक आप उसे फिर से चालू नहीं करते तब तक वो वहीं रहता है। मैंटा रे की एक और खासियत है कि ये मॉड्यूलर है और इसीलिए इसे कहीं भी असेंबल और डिसअसेंबल किया जा सकता है, यानी इसे टुकड़ों में ले जाया जा सकता है और फिर इसे जोड़कर काम भी लिया जा सकता है। फिलहाल नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी ने मैंटा रे का एक फुल साइज मानव रहित वर्जन तैयार किया है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये समुद्र में चुपके से कई किलोमीटर और कई घंटों तक निगरानी कर पाएगा। समंदर में पहरेदारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसीलिए अब अलग अलग देश ऐसे ड्रोन्स पर फोकस कर रहे हैं जो समंदर की गहराइयों में रहकर दुश्मन की जासूसी भी कर सके और मौका पड़ने पर हमला भी कर सके।
आज के दौर की अगर बात की जाए तो रणभूमि में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदलता जा रहा है। हर देश की सेना अपने यहाँ ऐसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे रणभूमि में युद्ध का तरीका बदल जाएगा। रणभूमि पर चलने के लिए ड्राइवरलेस टैंक तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिकों की जगह रोबोट्स काम करेंगे और साथ ही साथ तकनीक का बेहद अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी भी दुश्मन पर दबाव बनाने में ये मददगार साबित हो। भारतीय सेना अपने हथियारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर रही है ताकि जंग के मैदान में इंसानों की जगह मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। साल 2022 में महाराष्ट्र के पुणे में अनमैन्ड मोड का परीक्षण किया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। डीआरडीओ की अनमैन्ड बोट इलेक्ट्रिक और मोटर इंजन से चलती है और एक बार में लगातार 24 घंटे पानी में रहकर पेट्रोलिंग में सक्षम है। ये समुद्र में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मानव रहित नाव का इस्तेमाल दुश्मनों की निगरानी और उन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। दुश्मन से इस नाव को बचाने के लिए इसमें कई तरह की आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं। अब फर्ज कीजिए अगर कोई नाव दुश्मन के कब्जे में आ जाती है तो इसके अंदर लगा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन दुश्मन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसमें लगे सोनार और रडार सिस्टम की मदद से ये सरफेस सर्विलांस के अलावा ये नाव एंटी सबमरीन वॉरफेयर और माइंस काउंटर मेजर में भी काम कर सकती है। मुंबई के 26/11 हमले में भी आतंकियों ने समंदर के रास्ते से ही मुंबई में घुसपैठ की थी। मानव रहित बोट की मदद से ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। दुनिया के कई देश अपनी एआई तकनीक को मजबूत कर रहे हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद अब ड्राइवरलेस टैंक को विकसित करने की बात हो रही है, क्योंकि अगर ये जमीन पर उतरेंगे तो यकीन रण क्षेत्र में युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं। एक वक्त था जब युद्ध में सटीक रणनीति के साथ ज्यादा बाहुबल वाले ही जीत पाते थे। अब वक्त है कि बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ सटीक रणनीति का। जिसके पास ये दोनों होंगे विजेता वही होगा। भारतीय सेना के लिए एआई से लैस अनमैन्ड टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका नाम है मंत्रा। इसके 3 संस्करण हैं। पहला है मंत्रा एस। इस संस्करण को खास तौर पर निगरानी के लिए विकसित किया गया है, जिससे शक्तिशाली कैमरे लगे हुए हैं। दूसरा वर्जन है मंत्रा एम। इस संस्करण का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों का पता लगाने में किया जा सकता है। नक्सल प्रभावित इलाकों में ये बहुत फायदेमंद होगा। तीसरा है मंत्रा एन। टैंक के इस स्वरूप को खास तौर पर परमाणु विकिरण और जैविक हमले का पता लगाने के लिए किया गया है। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल मंत्रा को 5 किलोमीटर दूर एक मैन बेस्ड ग्राउंड व्हीकल से कंट्रोल किया जा सकता है। मंत्रा को BMP-2 व्हीकल के बेस पर तैयार किया गया है। ड्राइवरलेस टैंक मंत्रा का परीक्षण बेहद मुश्किल परिस्थितियों में किया जा चुका है। 52 डिग्री की गर्मी में राजस्थान के महाजन फील्ड में रेगिस्तान के बीच इसका परीक्षण किया गया। यानी ये अनमैन्ड व्हीकल रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक और मैदान से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में काम करने में सक्षम है। हाई कैपेसिटी वाले कैमरे और लेजर की मदद से यह टैंक 15 किलोमीटर दूर से ही बड़े वाहनों जैसे लक्ष्य का पता लगा सकता है। मंत्रा एन में खास तरीके के सेंसर लगे हैं जो वातावरण में विकिरण का स्तर और जैविक हथियार का पता लगा सकते हैं। डीआरडीओ एक नया टैंक पर काम कर रहा है जो जल्दी ही फौज को मिल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मंत्रा टैंक। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लैस है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर की थ्रेट में ये उसे डिटेक्ट कर सकता है, सर्विलेंस के काम आ सकता है, रेकी के लिए काम आ सकता है, अनमैन्ड है। अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन में देखें तो माइंस को क्लियर करने के भी ये काम आता है। अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है कि
जिस तरीके से ये इंडियन आर्मी को ताकत देगा और साथ ही साथ दुश्मन के खिलाफ काम कर पाएगा। 15 किलोमीटर तक के रेंज के इलाके को ये स्पाइंग भी कर सकता है एक तरीके से। मुझे लगता है कि इस टैंक के आने से आर्मी का जो एज है, जो प्रिक्योरमेंट एज है, दुश्मन को देखने की जो एज है, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी की जो एज है, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन, ये बहुत ही फिनोमिनल डेवलपमेंट होगी। मंत्रा टैंक से बॉर्डर पर दुश्मनों की निगरानी में काफी मदद मिलेगी। अर्धसैनिक बलों ने भी कुछ जरूरी बदलाव के साथ इन टैंकों का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में करने की इच्छा जताई। आने वाले दिनों में अर्धसैनिक बलों की ओर से नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी इस तरह के आधुनिक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में आसानी से घुसकर इलाके की टोह ली जा सके। दरअसल आर्मी को एक ऐसे अनमैन्ड व्हीकल की जरूरत है जो 250 से 300 किलोग्राम का वजन उठा सके, 12 घंटे लगातार काम कर सके, दिन ही नहीं बल्कि रात में भी रेकी कर सके और 2 किलोमीटर तक अपने कम्युनिकेशन को भी आसानी से भेज सके। इसके अलावा एक ऐसे अनमैन्ड व्हीकल का भी इंतजार हो रहा है और उस पर भी काम किया जा रहा है जिस पर लाइट मशीन गन आसानी से फिट की जा सके। पुणे की भारत फौज ई-कार्स यानी कि एनहांस्ड कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम पर काम कर रही है। ये एक यूजीवी यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जिसकी मदद से बॉर्डर के इलाके में सर्विलांस को अंजाम दिया जा सकता है। ये रात के अंधेरे में भी दुश्मन को आसानी से देख सकता है, जिससे घुसपैठ और तस्करी करना नामुमकिन साबित होगा। रिमोट से चलने वाला यूजीवी जिसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक वेरिएंट 4x4 और दूसरा 6x6 का है। ई-कार्स 4x4 सर्विलांस के साथ 350 किलो पेलोड उठाकर चल सकता है, वहीं 6x6 12.7 mm रिमोट कंट्रोल मशीन गन से लैस है जो कि अपने साथ 400 किलो पेलोड लेकर चल सकता है। ये एक मल्टी मशीन और मल्टी सेंसर यूजीवी है जो हर तरह के टेरेन में काम करने में कारगर है, जो 45 डिग्री के स्लोप्स पर भी आसानी से चल सकता है। भारतीय यूजीवी बैटरी और जनरेटर की मदद से लगातार 48 घंटे तक काम कर सकता है, वहीं साइलेंट मोड में ये बैटरी की मदद से 6 घंटे ऑपरेट हो सकता है। सेना के लिए तैयार हो रहा ई-कार्स यूजीवी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एनहांस्ड कोलैबोरेटिव रोवर सिस्टम जो है, ये एक हमारा वो 4x4 मल्टी मिशन मल्टी टेरेन सिस्टम है जो कि अनमैन्ड होता है ग्राउंड व्हीकल, दिस ग्राउंड व्हीकल बेसिकली, जिसमें कि इंटीग्रेट किया गया है एनहांस्ड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। एडवांस मिशन प्लानिंग कैपेबिलिटी में भी इसका योगदान है। 16 से 20 किलोमीटर तक ये ऑपरेट कर सकता है और इसमें जो पेलोड है वो 350 किलो का और टो कर 500 किलो का वजन ले सकता है। और सबसे जो इसकी बढ़िया बात है कि वो है कि ये रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम्स जो हैं उनके साथ इसकी कॉम्पेटेबिलिटी है, उन स्टेशंस के साथ ये इंटीग्रेट हो सकता है। इसमें जो एक आउटस्टैंडिंग फीचर है वो है कि दिस इज मेड इन इंडिया, जो अपने आप में हमारी जो फौज का जो स्तर है, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री का स्तर है, उसे भी ऊपर लेकर जाता है। बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे युद्ध का तरीका बदल रहा है, दुनिया के कई देश भविष्य के खतरे को भांपते हुए उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, जापान ही नहीं बल्कि भारत भी फ्यूचर वेपन्स की ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो जमीन से लेकर आसमान तक, पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम होंगे। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से लैस नया अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल उतारा है जिसका नाम है मार्कर। रूस ने मार्कर यूजीवी की ताकत का नमूना भी दिखा दिया है।
मौजूदा समय में ये ड्राइवरलेस टैंक परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहनों और कंक्रीट के बने मजबूत बंकरों को उड़ाने में सक्षम है। मार्कर यूजीवी कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। आपको ये भी बता दें कि कॉर्नेट रूस की सबसे ताकतवर एंटी टैंक मिसाइल है जो 100 से 5500 मीटर की रेंज तक के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मार्कर यूजीवी में 7.62 mm की मशीन गन लगी है, जिससे हर मिनट सैकड़ों राउंड फायरिंग की जा सकती है। दावा यह है कि रूसी मार्कर 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद से गश्त कर सकता है, जो अपने साथ स्वॉर्म ड्रोन की पूरी फौज लेकर चलता है। स्वॉर्म ड्रोन मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरो 9 के बाद रूस का दूसरा रोबोट टैंक मार्कर यूजीवी, जिसका ट्रायल फिलहाल चल रहा है। और अभी तक के ट्रायल में जो चीजें सामने आई हैं उसमें एक चीज बहुत अहम है कि बाहर से किसी इंसान की तरफ से अंदर रोबोट को कोई कमांड नहीं दी गई है। और इसके सफल ट्रायल के बाद इसे बहुत ही जल्द रूसी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। आज सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन समेत दुनिया के कई देश फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं, जिनमें एआई की ताकत भी शामिल की जा रही है। अमेरिका और चीन समेत कई देश ऐसे रोबोडॉग तैयार कर रहे हैं जो दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर सकेंगे। अभी तक ड्रोन आसमान से दुश्मन पर काल बरसाता रहा है। अब जमीन पर रोबोडॉग अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रोबोडॉग की पीठ पर एक हाईटेक स्नाइपर राइफल लगी होगी जो कि इसे बेहद घातक हथियार बनाएगी। इन रोबोडॉग्स को सरहद पर तैनात किया जाएगा, जो थर्मल और नाइट विजन कैमरों से लैस होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने टास्क को पूरा करेंगे। फ्यूचर वेपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत देने के मामले में इजराइल भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में नए रोबोटिक हथियार तैनात किए हैं। रिमोट कंट्रोल बंदूकों से आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और रबर की गोलियां दागी जा सकती हैं। हेब्रोन शहर और अल अरब शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर रोबोटिक वेपन तैनात किया गया है। इजराइल ने निगरानी कैमरों से लैस स्पेशल गार्ड टावरों पर ये हथियार तैनात किए हैं। बंदूकों पर कैमरे लगे हैं जिन्हें टावर के भीतर से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक ऑपरेट कर सकते हैं। ये बंदूकें अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेती हैं। हाल ही में तुर्की ने भी ड्राइवरलेस बोट का परीक्षण कर भविष्य के हथियारों की झलक दिखा दी। ये न सिर्फ समुद्री सरहद की निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बारूद की बौछार भी कर सकेंगे। साउथ कोरिया ने एक एआई आधारित किलर रोबोट तैयार किया है जो किसी भी लोकेशन पर जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह ड्रोन कर रहे हैं। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने पर ये किलर रोबोट्स अपने दुश्मन की खुद पहचान कर उसे मार गिराते हैं। ये किलर रोबोट त्वचा के रंग, चेहरे की बनावट, आवाज और कपड़ों के आधार पर दुश्मन की पहचान कर सकते हैं और पल भर में उसे तबाह भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और किलर रोबोट्स के जरिए भविष्य में होने वाली जंग में जीत किसकी होगी, ये वेपन सुनिश्चित करेंगे। और इसीलिए दुनिया के तमाम बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, रशिया हो, हर कोई इस पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। और इन देशों ने तो करोड़ों रुपए इन वेपन्स पर खर्च किए हैं। आखिर क्या है किलर रोबोट और क्यों ये दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, इसे जानने और समझने की जरूरत है। किलर रोबोट्स फुल ऑटोनोमस वेपन्स होते हैं। किलर रोबोट्स के मिशन में ह्यूमन ऑपरेशन का रोल नहीं होता, यानी किलर रोबोट्स में जीवन और मौत का फैसला पूरी तरह से सेंसर, सॉफ्टवेयर और मशीन के प्रोसेस पर छोड़ दिया जाता है।
अमेरिकी सेना भी कुछ सालों से अपनी जल, थल और वायु सेना को किलर रोबोट से लैस करना चाह रही है। वहीं रूस भी किलर रोबोट्स को ध्यान में रखकर न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन विकसित कर रहा है। चीन ने कहा है कि वो किलर रोबोट्स को विकसित करने वाली तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2030 तक ग्लोबल लीडर होगा। किलर रोबोट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका एक्चुअल अदरवाइज नेम होना चाहिए लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स, जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, टारगेट को एक्वायर करते हैं, उसे किल करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ज़रूर मान सकते हैं हम, काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा घाटा ये है कि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस और ह्यूमन कंट्रोल कम होता चला जाएगा। एंड दैट इज़ वाई अपने आप में ये खतरा ज़्यादा हो जाएगा कि वो टारगेट्स को इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली, ऑटोमेटिकली चुन रहे हैं और उसे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो दुनिया में इसके रेपरकशन आना और नेगेटिव रेपरकशन आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज ही नहीं, एक बहुत बड़ा खतरा भी हो। उन्नीस 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही आज हम किसी न किसी तरीके से एआई से जुड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि एप्पल फोन का पर्सनल असिस्टेंट सीरी, जो कि एआई का बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह एलेक्सा, विंडो का कोर्टाना जैसे एआई आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एआई का इस्तेमाल सिर्फ स्मार्टफोन में ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी किया जा रहा है। कहीं इसे जरूरत बताया जा रहा है तो कहीं एआई के खतरे को लेकर चिंता भी हो रही है। ये सिस्टम अपने आप में कहीं कोई इमोशंस के ऊपर नहीं काम करता। ये भी एक बड़ा डर है दुनिया को कि दिस विल बी अ इमोशनल लेस वेपन सिस्टम, एक तो मैं तो कहूँगा। साथ ही साथ जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि अगर सभी कुछ मशीन कर पाएगी तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का रिलेटेड क्या यूज़ रह जाएगा। एक और सिविल एरियाज में डर है इस बात का या डेंजर है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दुनिया भर में जो ये एक सिस्टम 100 लोगों का काम कर देगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जो है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर हम क्वांटम एआई सिस्टम विकसित करते हैं तो ये इंसानी दिमाग के साथ साथ ज्यादा सटीकता के साथ नकल कर पाएगा। एक शोध के मुताबिक मजबूत ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक दिन इंसानी दिमाग की भाषा बोलने में सक्षम हो सकता है। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कंप्यूटर हमारी इंद्रियों पर कब्जा कर सकते हैं और हमारे दिमाग में सीधे इनपुट भेज सकते हैं। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने वाले हॉकिंग मानवता पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत पहले एजीआई के खतरे को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, धरती बहुत छोटी होती जा रही है और मानवता खुद का विनाश करने को बाध्य है, क्योंकि इस ग्रह पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से हमारी जगह लेती जा रही है। वो खुद से उड़ान भर सकेगा और खुद को बहुत तेजी से विकसित होने के रेट पर रीडिजाइन करेगा। इंसान जिनके विकास की रफ्तार बहुत धीमी है वो उससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम करती है जो सामान्य तौर पर बुद्धिमान लोगों के जिम्मे होता है। अब रक्षा क्षेत्र में इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी में भी एआई ताकतवर बनकर उभरा है ताकि बाहर से हो रहे अटैक से सुरक्षा प्रदान की जा सके। साइबर वॉरफेयर में एक साइलेंट थ्रेट है, इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। साइबर अटैक कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, यह पता लगाना मुश्किल है। आज चीन साइबर वॉरफेयर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटा है।
साइबर युद्ध में कोई फिजिकल जंग नहीं होती, न किसी का खून बहता है और न ही तोप के गोले चलते हैं। बिना किसी देश की सीमा में घुसे दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता है। या यूं कहें कि साइबर अटैक के जरिए किसी देश के बुनियादी ढांचे को हिलाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में हर आंकड़े किसी सर्वर पर सेव हैं। खुफिया जानकारियों का कहीं डेटाबेस है। साइबर अपराधी अब इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को भी निशाना बनाने की फिराक में है। इतना ही नहीं, अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक के सिस्टम को फेल किया जा सकता है। दुश्मन की साजिशों से निपटने के लिए भारत युवाओं की ऐसी टोली तैयार कर रहा है जो तकनीक में इतने दक्ष हो कि वो दुश्मन के चक्रव्यूह को आसानी से ध्वस्त कर सके। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही और गलत होने पर दुनिया भर में लगातार बहस छिड़ी हुई है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।